हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात तो आज आप ही की सुनी जाएगी क्योंकि हर जुम्मे को कॉल इन डे होता है। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बताए देता हूँ। 0213233923 और 30 3 लाइनें हैं। फ़ोन कीजिए और अपनी थॉट्स शेयर कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारे दोस्त कामरान अली हैं नवाबशाह से, तो मेरे ख्याल में आज आगाज़ शायरी से ही करते हैं। क्यों कामरान जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मजीद लाहौरी की नज़्म है आज़ादी, उन्वान है इसका। इसके चंद अशार पेश करना चाहूँगा। जरूर। जहन में अब तक लोगों के आज़ादी का मफहूम नहीं, आज़ादी है किस चिड़िया का नाम इन्हें मालूम नहीं। वो समझे हमको रिश्वत लेने की आज़ादी है, 420 करने धोखा देने की आज़ादी है। आज़ादी है चीज़ें भर ले हम सारी गोदामों में, ब्लैक करें इन चीज़ों की बेचे महंगे दामों में। वो समझे है आज़ादी है हमको घपला करने की, सबकी जेबें खाली करके अपनी तिजोरी भरने की। खान साहब सब जितने भी बुरे काम हुए उनका जो है वो जिम्मेदार करार देते हैं पिछली हुकूमतों को। मैं खान साहब से गुजारिश है वो एक अच्छा काम कर लें, अदालती मफरूर जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश कर दें और एहतसाब का जो अमल वो स्टार्ट पिछले 10 सालों का करने जा रहे हैं उसके अंदर मुशर्रफ का दौर भी शामिल कर लें। क्या उन्हें ये डर है कि उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग हैं वो सब मुशर्रफ की काबीना के लोग हैं? ऐसा ही है और जाहिर है। अब एक चीज़ और है कि अगर जब भी कोई ऐसा कमीशन अनाउंस होता है और कहता है कि फ़लाँ साल से शुरू करें, तो देयर आर ऑलवेज वॉइसेस के नहीं उससे पहले से क्यों नहीं कर रहे। तो इस कमीशन में भी भाई होना तो कुछ नहीं है क्योंकि ये कर्जे जो आते हैं, ट्रक की बत्ती नहीं है ये कमीशन। हाँ, मतलब कमीशन और कमेटी, हमारे यहाँ कमीशन कमेटी जो है वो हमेशा ट्रक की बत्ती आई हो। ये कमीशन बना के खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है या खान साहब ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे, या दोनों? ये भी याद दोनों। एनीवे, अगले कॉलर हैं हमारे जहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का बस आप फरमाइए। गर्मी में खराब हो रहे हैं। गर्मी में क्या हाल है? आज मैं पढ़ रहा था राहिल भाई के किसी ने तबाह बना हुआ है। अभी सोशल मीडिया में लिखा कि कराची में लगता है जहन्नुम का ट्रायल पीरियड चल रहा है। कसम से। तो बिल्कुल सही बात की आपने। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फरमाइए। अच्छा, मैं 2 बात करूंगा। देखिए, अपने मुबशिर ज़ैदी साहब, एक चीज करना चाहूंगा कि जो शब्बर ज़ैदी साहब आए हैं जी, इन्होंने क्या किया, नादरा से डेटा उठाया बेबी का और NIC उसके ऊपर नोटिस भेजना शुरू कर दिया। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा बेटा है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। उसको पहले एक नोटिस आया, फिर सेकंड नोटिस, आज उसको थर्ड फाइनल नोटिस आया कि जी आप 2018 की अपनी रिटर्न जमा करा दें। उसने मुझे बताया कि नाम मेरा कोई बैंक अकाउंट है, सिम तो जरूर है उसके नाम पे। इसी तरह हमारा गार्ड है, स्ट्रीट गार्ड, उसको आ गए ड्राइवर 18,000 वाले। तो ये लोग क्या इतने पागल हैं FBR वाले? और ये है RTO3 की तरफ से एक ही मैसेज सबको दिया जा रहा है कि जी 2018 की जिसकी 14,000 तनख्वाह है, जिसकी 18,000 तनख्वाह है, या जो स्टूडेंट है। एक बात होगी, इसका आप जवाब दीजिएगा। दूसरा, ये जो अभी आपने 2 दिन पहले कहा था कि जी इमरान खान काफी ज्यादा इरिटेट और ये है। देखिए, जब इंसान नाकाम होता है, उसको अपनी नाकामी सामने नजर आती है तो वो इरिटेट होता है। जरदारी और नवाज शरीफ जेल में बैठ के हंस रहे हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के इरिटेशन का शिकार हैं। मतलब बेबसी उनको चेहरे से नजर आ रही है कि वो बेबस है और उनका बस ही चल रहा कि वो लोगों की गर्दन उठा दें। आखिरी बात करूंगा कि जी आटा दाल चीनी पत्ती दूध महंगी, पूछे तो बता देना खान आया था। गोश्त मुर्गी सब्जी महंगी, पूछे तो बता देना खान आया था। पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकल गई, पूछे तो बता देना खान आया था। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज राहिल भाई। सैयद सिद्दीकी साहब कराची से जी। हेलो 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 जी। अच्छा, मोहम्मद सलीम साहब, सयाद साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये गुजारिश ये करनी है सर, 1984 में स्कीम नंबर 33 में
एक प्लाट लिया था मेरे साया ने, जो कि अब मेरे नाम पर है, और आज तक वहाँ से कब्जा खत्म नहीं कराया गया है। और सिर्फ सारे जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक आदमी से सिर्फ उस सोसाइटी के चेयरमैन है, वो उससे मेरा राब्ता रहता है, और वो बस यही कहता रहता है हर वक्त कि यहाँ कोर्ट में केस चल रहा है। उस कोर्ट में केस कब तक चलेगा? मैं बुढ़ा हो गया, मेरी औलाद भी माशाल्लाह 40-42 साल की औलाद है। वो प्लाट मुझे कब मिलेगा? गौसिया हाकिम सोसाइटी नाम है, स्कीम नंबर 33 में, और आज तक मैं उस प्लाट को हासिल नहीं कर सका। बराए मेहरबानी KDA वालों से या वजीर आला से दरख्वास्त है कि वो हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं वहाँ पर या तो वो दिलवाएं, या प्लाट की फाइल मेरे पास मौजूद है। मुझे बुलाएं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे गुजर चुके दुनिया से, और मैं एक बैठा हूँ अल्लाह के फजल करम से इस आखिर में कि शायद प्लाट मुझे मिले तो मैं बच्चों को दूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी आवाज़ को वज़ीर आला जनाब शाह साहब तक पहुँचाएँ और बिलावल साहब को भी पहुँचाएँ। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपके हमारे तवज्जो से आपकी आवाज़ पहुंच भी गई होगी, और बहुत मसला है यार लोगों का कि वो उनके बेचारों के प्लॉट ख़रीद लेते हैं और फिर उन पर कब्ज़ा हो जाता है, और फिर वो केस ज़ाहिर है स्टे, तो आपको पता है सबसे आसान चीज़ स्टे है। कब्ज़ा वापस लेना कोई आसान काम नहीं है, इनफैक्ट सबसे शायद मुश्किल काम यही होता है, क्योंकि जो कब्ज़ा लेते हैं वो भी कच्चा काम नहीं करते। सलीम कुरैशी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो जर्रार खोड़ो साहब, जैदी साहब और खान साहब, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक भी भाई। मैं सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, आई एम ए बैंकर। तो अभी ये जो हमारे वजीर आजम ने जो नए पाकिस्तान में जो टैक्स का जो निज़ाम जो दोबारा जो लगाया है, जो हम सैलरीड पर्सन तो हमेशा से टैक्स देते हुए आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। हम पाकिस्तान के लॉयल भी हैं, आज भी थे और कल भी थे, और इंशाअल्लाह ताला दादा में मर्क लॉयल रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जिन चोर करप्ट लोगों को ये सिर्फ बहाना बना के उन्हें सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हैं। आज भी किसी को गिरफ्तार किया, मैं उसको अगर उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको गिरफ्तार किया है। हम पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन लोगों ने कितने पैसों की, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, आज से नहीं 70 साल से इन लोगों इस चीज की करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं और ये करते रहे। तो क्यों ये हम सैलरीड पर्सन लोगों के ऊपर ये टैक्स, इन लोगों को पकड़ के सलीम भाई पैसा वसूल कीजिए। जी बिल्कुल, वसूल होना चाहिए जिसने भी करप्शन किए। ये एक आसान तरीका है कि जो पहले से नुचड़ा हुआ लीमू है, यानी कि सैलरीड क्लास, उसको मज़ीद निचोड़ दें। अच्छा, वैसे एक चीज़ अगर मेरे लिए आप क्लियर कर दें कि ये जो टैक्सेस जो अभी लगी हैं, हाँ, एक ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आकर के हम इस पे बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रेक से पहले एक साहब बात कर रहे थे जो टैक्स स्लैब लगाए गए हैं सैलरीड पर्सन्स पर। यकीनन जो भी सैलरीड पर्सन है उनको ये बहुत चुभ रही है, हमें खुद चुभ रही है। लेकिन एक चीज़ वाज़े करने की ज़रूरत है कि ये री इम्पोज की गई हैं। इससे मेरी मुराद है कि पिछली हुकूमत ने ये टैक्स ब्रेक दिया था। अच्छा, अब आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि जब मुल्क पहले से ही मकरूज़ है तो आप टैक्स ब्रेक क्यों दे रहे हैं? इनफैक्ट आपको तो मज़ीद टैक्सेशन करने की ज़रूरत होती है। ये पहले आप कह रहे थे कि ये इनको पार्शली रिस्टोर किया था और फुली रिस्टोर कर लिया। लेकिन देखो, टैक्स जो दे रहे हैं उनको इसलिए भी चुभ रहा है कि अब इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है और चीज़ें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, तो सारे जाहिर है वो उस चीज़ को उनसे तकलीफ हो रही है। फिर ऊपर से अगर ये टैक्स तकलीफ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी क्लियर करना चाहिए कि पिछली हुकूमत ने इनको हटाया था, एंड आई थिंक वो एक इलेक्शन, प्री इलेक्शन जो होती नहीं है लॉलीपॉप के, यार ये लो यार, 4 साल तक यही सेम स्लैब थे जो इस बजट में नाफिज किए गए, और आखिरी साल में आके उन्होंने कहा कि ये लो, यू नो, अयाशी कर। तो ये है। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे मीर चाकर मरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई।
पिछले हफ्ते आप लोगों ने जफर जमाली को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की 70 साल तारीख पर मुहित बलूचिस्तान के लिए काफी करार दिया। चलो इतना ही सही, तो ये है तो है कोई हमें ये बताने वाला कि 70 साल में बलूचिस्तान ही का गवर्नर, DIG, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस क्यों एक्सपोर्ट होते रहे? क्या हम में ये काबिलियत नहीं था? हमने ये भी देखा कि हमने ये क्यों कभी नहीं देखा कि पंजाब का गवर्नर या सिंध का चीफ सेक्रेटरी या पश्तूनख्वा का चीफ जस्टिस कभी बलूचिस्तानी या कभी कोई बलोच बना? जी बिल्कुल। मैं अर्ज करता हूँ, KM पानेकर का नाम शायद आपने सुना हो। वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान थे और वो बलूचिस्तान के ही थे। सरदार जुल्फ़कार मक्सी चीफ मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे। अकबर बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर भी रहे और गवर्नर भी रहे। मेरा ख्याल है इनका शायद ये कहना है कि किसी और सूबे का चीफ सेक्रेटरी कहीं बलूचिस्तान से नहीं से शायद, अगर मैं इनकी बात सही समझ रहा था कि मैं ख्याल विफाक में रहे हैं। लेकिन यह है कि चीफ जस्टिस भी रहे हैं बलूचिस्तान से, तो वो जाहिर है। एनीवेज हमारे साथ हैं अब डॉक्टर बुखारी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे? देखें, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं आता जी। मुझे ये इल्म नहीं है कि 1000 ट्रिलियन या 1000 बिलियन रुपए कितने $100 होते हैं। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 दिनों में $200 बिलियन तो कम से कम वापस आ जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको कोई बैक डेट से सैलरी इंक्रीज और पेंशन में इंक्रीज मिलेगी? वो लेकिन आप ये बताइए, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि $200 बिलियन वापस आ जाएंगे? लग तो यही रहा है। नहीं, कैसे लग रहा है? जरा हमें भी लगवाए ना, कैसे लग रहा है? सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो करप्ट तरीन थे, तो वो रिकवरी तो करेंगे ना अल्टीमेट। बिल गेट्स को तो नहीं गिरफ्तार किया था हमने शायद, या मार्क जुकरबर्ग को। मैं तरीका बताता हूँ कि 200 अरब जो है ना, कैसे हम अगर हम मुराद सईद को पकड़ लें तो 200 अरब है ना, बिकॉज वो हमेशा कहते रहे कि 200 अरब वो लेकर के आएंगे, या तो हम सऊदी अरब जाते हैं और वीजे बांटते 200 अरबों को, तो 200 अरब वैसे भी। तो आपने एक मफरूजे पे ये पूछा कि उसके बाद फिर क्या होगा, तो भाई जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होना है। मोहम्मद अरशद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सर पहले आप तीनों साहिबान को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। अच्छा, मैं एक तवज्जो भी कुछ रिसेंटली मेरे नज़र में कुछ खबरें आई कि FBR जो है वो मालिक मकान और किराएदारों पर भी टैक्स कुछ लगाने जा रही है। जी, तो जो मालिक मकान है, जो किराए पे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज दी हुई है, उनसे वो टैक्स वसूल किया करेंगे। तो सिर्फ पूछना इतना था कि, और दूसरी खबर ये भी आई सामने कि FBR ने जो है ये तमाम काम जो सुपुर्द किया है वो मुताल्लिका थानों को दिया है कि वो इसका डेटा जो है वो कलेक्ट करके जो FBR को फराहम करें। तो आपके ख्याल में कि ये काम जो FBR ने मुताल्लिका थानों को दे दिया है, तो क्या थानों के लिए जिसके बारे में हमें ऑलरेडी जो तमाम चीजें पता हैं, एक और एवेन्यू नहीं खोल दिया उन्होंने रिश्वत का? सर पहली बात जी, ऐसा क्या ये पॉसिबल नहीं था? जिस तरीके से हुकूमत वक्त ने विसल ब्लोअर कानून बनाया और मुख्तलिफ लोगों को ये टास्क दे दिया गया या अवाम उन्नास को टास्क दे दिया गया कि जी आप जो है वो जो भी आपके इतराफ में इस किस्म की करप्शन करता हुआ नजर आए, आप उसको जो है वो बता दें, उसके लिए विसल ब्लो करें और उसके बाद जो है वो आपका। हाँ, लेकिन अदनान भाई के लिए तो आपको वो चाहिए होता है ना सबूत, वो एक अलग चीज़ है। अदनान भाई, बात ये है कि भले पुलिस के जिम्मे लगाएं या खुद नोटिस भेजें। अभी आपने एक कॉलर को शायद सुना हो जिनके जो बेटे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको 2018 का टैक्स नोटिस आ गया, उनके ड्राइवर को आ गया, माली को आ गया। तो FBR भी यही कर रहा है जो वो पुलिस से करवाना चाह रहा है। तो मदरसा कोई भी बदल ले, निसाब यही रहेगा। SS हसन साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक सवाल था बेसिकली इस वजह ये CPEC के हवाले से। वो सवाल ये था कि ये जो चाइनीज जो भी हमें पैसे दे रहे हैं इधर रोड्स बनाने के लिए या इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करने के लिए, वो डेट के अंडर आते हैं या वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, और जिसमें जो प्रॉफिट होगा तो तभी उनको हम वापस करेंगे, वरना हम वापस नहीं करेंगे?
और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि मैं बेसिकली फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो फाइनेंस का स्टूडेंट है, और कल मेरी उसके साथ ये बहस हो रही थी कि नून लीग के टेन्योर में क्या प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने किस तरह जो लोन्स लिए वो गलत थे, या उन्होंने डेवलपमेंट जो की और जो ग्रोथ है जो कि एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है वो क्यों पाकिस्तान के लिए गलत है। सही। तो वो ये बता रहा था कि दे डिड टू मच ऑफ अ गुड थिंग इन टू लिटिल टाइम। उन्होंने बहुत ज्यादा लोन लेके डेवलपमेंट तो की, लेकिन अब हम उसको पे बैक नहीं कर पा रहे। और उसने मिसाल ये दी कि वही बंदर जो अपने मालिक के सर से मक्खी उठाने के लिए उसके मुक्का मार देता है और इवेंचुअली उसको चोट लग जाती है, वो वाली बात। तो ग्रोथ भी हमें जो है वो थोड़ी मतलब कि कंट्रोल तरीके से हो, तो ये बेसिकली मसला था। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था इस बारे में। मुझे जितना पता है दो चीज़ें नहीं हुई। आप लोन लेते हैं तो जाहिर है उसका मकसद ये होता है प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उससे इकॉनमी किक स्टार्ट होती है, वहाँ तक तो हो गया। दो चीज़ें जिसमें नून लीग हुकूमत नाकाम हुई, एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं आई आपके, ये जो है सी पैक, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन है। तो इसके गिर्द हमने जो है इन्वेस्टमेंट करनी थी, यानी इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो डेवलप करने थे। वो जाहिर है आगे जा कर के होंगे, पहले जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं हो जाता उसमें वक्त लगेगा। मगर जो गैप था, ट्रेड गैप जिसे आप कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाई, इंपोर्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा हो गई, गैप हो गया। तो ये दो तीन मेजर उनके फ्लॉज रहे जिसको बहरहाल वो जो है ओवरकम नहीं कर सके। अगर साथ साथ इवेंट आती रहे और इंडस्ट्री आपकी चलती रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ती रहें, तो ये जो है लेना फिर मामला कर्जे लेना फिर ज़रूर अच्छा है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं मुहिबुर रहमान साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, मैं मुहिबुर रहमान बात कर रहा हूँ क्वेटा से। सर मेरा एक सवाल ये है कि जो बलूचिस्तान के जवान है और वो ये गिला कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो महरूमी है ये क्यों है, और बलूचिस्तान में जो महरूमी है बलूचिस्तान के जवानों को ये क्यों नहीं दी जा रही है नुमाइंदगी बलूचिस्तान में। और फिर खासकर बात यह है कि ये जो PTM है, PTM के जो लोग हिस्सा बन रहे हैं वो खास गिला ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों की जो अवेयरनेस है वो नहीं फिर रही है। वहाँ बलूचिस्तान की जो जवान है लोग उनको जायल बना रहे हैं। और खासकर हमारे जो मेनस्ट्रीम रहनुमा है मौलाना फजल रहमान महमूद खान, वो क्यों PTM के हवाले से अपना नज़र नहीं दिखा रहे, अपना जो मौक़िफ़ है वो क्यों नहीं दिखा रहे, लोगों को वो अंधेरों में रखा रहे हैं। और फिर एक सवाल ये भी है कि हमारी मेनस्ट्रीम जो मीडिया है, जियो न्यूज़ है या RY है, जो चैनल्स है, इनमें बलूचिस्तान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है। बलूचिस्तान के अवाम में जो अवेयरनेस है वो कैसे खिलाई जाएगी, वो बलूचिस्तान के जवानों को कैसे लोग इसको समझाएंगे ये कि गलत है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, जवानों के लिए ये सही है। एक से मैं आपकी नुमाइश चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, ये जो आपने चैनलों की बात की है, जाहिर है कि हम अपने चैनल की बात कर सकते हैं। हम जिस हद तक भी कवर करने की कोशिश करते हैं, सियासी और गैर सियासी मामला, हत्ता के हसास मामला भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपका मामला है कि जी बलूचिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें आपने कुछ नाम भी लिए कि वो जो हैं वो नौजवानों को अवेयर नहीं कर रहे हैं, तो भाईजान बात यह है कि पिछले 73 साल की तारीख़ में आप देख लें, जो भी वहाँ का रहनुमा है उसने या तो अपने बारे में सोचा या अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचा। जो पश्तून रहनुमा है उन्होंने अपने हमसाए बलोचों के बारे में कितना सोचा ये आपको भी मालूम है, या जो बलोच रहनुमा है उन्होंने वहाँ के पश्तूनों के बारे में कितना सोचा ये भी आपको मालूम है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान अमलन 73 साल से डायरेक्ट कंट्रोल में है वफाक के। वहाँ ज़ाहिर सियासी अमल भी होता है, इंतखाबात भी होते हैं, लेकिन इंतखाबात किस तरीके से होते हैं, लोग किस तरीके से आते हैं, उनके पास जो इख्तियारात होते हैं और उनको जो बजट भी दिया जाता है उसमें से कितना जेबों में जाता है, कितना ज़ाया होता है, कितना सिर्फ ड्राइंग बोर्ड की नज़र हो जाता है और कितना आप जैसे लोगों के पास पहुंचता है। तो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं कहूँ कि देखें फ़लाने की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपकी बदकिस्मती है, बलूचिस्तान की भी बदकिस्मती है कि जो जेन्युइन लीडरशिप वहाँ उभरती हुई है,
तो बाकी लीडरशिप जो है वो उसकी टांग खींच लेते हैं, इसलिए कि उनके मफादात ख़तरे में आ जाते हैं। और अगर वो नहीं टांग खींचते तो विफाक जो है उसको उनसे जब ख़तरा महसूस होता है तो वो उन्हें तरगीब के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए या ताकत के ज़ोर पे ख़त्म करने या इररेलेवेंट करने की कोशिश करता है। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ या को-ऑप्ट कर लेते हैं। और मतलब मैं महरूमी की तो बहुत मिसालें हैं, लेकिन एक जो मिसाल मुझे याद रहती है कि मेरे ख्याल शायद पिछले साल बहुत फ़ख्र से एक ऐलान हुआ था कि जी ये पहला ट्रैफिक सिग्नल लग रहा है क्वेटा में, याद है आपको? हाँ, और मतलब कितनी अफसोस की बात है कि सन 2018 में आपको ये ऐलान करना चाहिए, और बड़े मतलब धूम धमाके के साथ सर कि ये देखें सर ट्रैफिक सिग्नल लाए आपके लिए, मतलब खुश हो जाओ। ये अफसोस की कहानी तो आप सुई गैस शुरू नहीं, वो तो मतलब वही कह रहा था ना कि हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन अगर मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूं तो ये है। डॉक्टर सलीम शेख हैं लिया से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं डॉक्टर सलीम बोल रहा हूँ लिया से। जी जी। आप तीनों दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया कि आप एक जरा हट के प्रोग्राम करते हैं। शुक्रिया। और जो आजकल दानिशगर्दी हमारी टीवी पे दिखाई जा रही है उससे जरा हट कर आपका प्रोग्राम होता है और आप जेन्युइन मसाइल पर बात करते हैं। जवाहर खोड़ो साहब माशाल्लाह इनकी मिजाह की हिस्स खासी तेज है। तो इस हवाले से एक दोस्त का एक लतीफा पिछले दिनों मौसूल हुआ तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। ये एक न्यूज़ आदमी एक न्यूज़ आदमी के बच्चों को कहा कि आज दोपहर का खाना नहीं खाएगा उसको 10-10 रुपए मिलेंगे। तो साहब ने इस शौक में कि 10-10 रुपए मिलेंगे खाना ना खाया। शाम को उसने ऐलान किया कि जो 10-10 रुपए वापस देगा उसको खाना मिलेगा। तो हमारे बजट का भी बिल्कुल यही हाल है कि 4,000 तनख्वाह बढ़ाकर 4,500 रुपया टैक्स लगा दिया गया है। तो ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं, सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही है सर। मुआशी तौर पर जैसे पीस कर रख दिया गया है हर तबके को। सही बात। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पर हल्के फुल्के अंदाज में प्रोटेस्ट भी करते हैं और उसको मज़ाक में जो है ना हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं। तो आप तीनों का प्रोग्राम लेट शुरू होता है 11 बजे रात के, लेकिन मैं लाजमन देख कर सोता हूँ। ये प्रोग्राम हमारे लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी यही इंकरेजमेंट है जो हमें बिल्कुल ड्राइव भी करती है। कभी कभी मोहम्मद अकरम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को जनाब सलाम अर्ज करता हूँ कि आप जो है ना एक अच्छा प्रोग्राम टीवी पे कर रहे हैं। शुक्रिया। और वाकई ही आप अपने प्रोग्राम के नाम के तहत ही प्रोग्राम कर रहे हैं जरा हट के। धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी आपसे जी कि वो हमारे एक वजीर बातदबीर जो है ना वो फरमाते हैं कि 500 लोगों को लटकाने से 5,000 सर 5,000 से काम नहीं चलता जी। चले 5,000 है ना लोगों को लटकाने से मैशत ठीक हो जाएगी। आप बराहे करम किसी वजीर बातदबीर से ये पूछिए कि कितनों को कैद करने से मैशत ठीक हो सकती है या मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। सही कह रहे हैं। इसका मेरे पास वन लाइनर है, बताएं। 5,000 लोगों के लटकाने से मसला हल नहीं होगा। 5,001 लोग अगर लटका दिए जाएं तो शायद मसला हल हो जाए। ये है मेरा। समझता आप गए होंगे। बहरहाल आगे बढ़ो। नेक्स्ट कॉल है। एनीवे नेक्स्ट कॉलर कौन है भाई? रिजवान अहमद हैं कराची से। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं भाई? सर मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है साहब, मुबश्शिर जैदी साहब, और आप सर मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मुझे फिक्र रहती है पाकिस्तान। सही है ना। एक तो मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इमरान खान की हुकूमत की मुखालफत टीवी वाले जो हैं वो कम कर दें, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को चलने दें, इससे बेहतर आदमी कोई भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अल्लाह के वास्ते इस हुकूमत को चलने दें, इमरान खान की मुखालफत कम करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा इंडिया से मैच होने जा रहा है क्रिकेट का जी, और क्रिकेट का जो मैच होने जा रहा है आप ये देख लीजिएगा कि इंडिया से हमको हर हालत में ये मैच जीतना चाहिए, इंडिया को मैच हराना चाहिए। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी, ठीक है ना। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि ये मैच हम हार जाएंगे, ठीक है ना। और मैच हम इसलिए हार जाएंगे कि इसके अंदर शोएब जैसा खिलाड़ी जो कि यानी कि मुस्तकिल पाकिस्तान को हराने की कोशिश करता है,
हफीज जैसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान को हराने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसके बावजूद इसको खिला रहे हैं, इसका बॉलिंग एक्शन ठीक कर रहे हैं, इसको करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, ये मुस्तकिल पाकिस्तान को हराने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर इमाम शामिल हो, ठीक है ना, आप ये देख लीजिएगा सरफराज उस टीम से निकालने की कोशिश है और ये टीम से निकल जाएगा। सही। रिजवान भाई आपने कहा, जब आपने अपनी राय ही दी, कतई फैसले भी सुना दिए, तो हमारे कहने के लिए तो आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। कह सकता हूँ जैसे आपने हमें मशवरा दिया कि हुकूमत की मुखालफत ना करें, हम भी कहते हैं अब टीम की मुखालफत ना करें, वर्ल्ड कप में तो पहुंच गए हैं, जाहिर है टीम वहाँ तो नहीं बदल सकती। तो और आप मुझ पे वतन पाकिस्तानी भी हैं। दूसरी बात है सर कि मतलब अब ये बात भी मतलब थोड़ी अजीब लगता है कहते हुए कि अगर कोई हमें बात लगती है कि गलत कर रही है हुकूमत तो उसकी हम मुखालफत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई अच्छा एक स्टेप लिया गया है तो हमने उसको भी सपोर्ट किया है और करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि यार हम मुखालफत करें या ना करें, उससे हुकूमत के चलने या ना चलने में कोई कतई फर्क और हमें तो कोई लिफाफा भी नहीं देता और हमें तो कोई लिफ्ट भी नहीं करता सर। मतलब लिफाफा तो दूर की बात, पहले तो लिफ्ट करेंगे फिर लिफाफा मिलेगा ना यार। एक ब्रेक ही ले, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद इस्लाम साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर मेरा 2 फरवरी को मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की थी और बताया था कि एक DSP CTD सैयद बहजाद अली रिजवी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। जरदार खोड़ो साहब ने कहा था कि शायद इस केस में मुझे इंसाफ नहीं मिले, और वाकईतन शायद मुझे इंसाफ मिलेगा भी नहीं, मुझे इंसाफ सिर्फ अल्लाह की अदालत में मिलेगा। आप अंदाजा लगाएं कि एडिशनल IG आफ्ताब अहमद पठान जो कराची सिंध के एडिशनल IG हैं, तक उन्होंने मेरी इंक्वायरी करा दी, और DIG IT सुल्तान अली ख्वाजा जो के इंक्वायरी अफसर थे, 3 दफा इंक्वायरी हुई और तीनों इंक्वायरी में उस DSP के बारे में कहा कि ही इज द हाईएस्ट मैन ऑफ क्रिमिनल। ये बात बाकायदा मेरे पास रिटर्न में उनके लेटर हेड पे मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी एक क्रिमिनल ऑफेंस पे FIR नहीं कटती है। इस मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, ये मुल्क किस तरह चलेगा? आम आदमी रो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। यकीन मतलब मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर वो इस तरह कब्जा करके बैठा हुआ है, क्रिमिनल गैंग ऑपरेट कर रहा है। 3 दफा इंक्वायरियां हो गई हैं और तीनों इंक्वायरी में SSP और DIG लेवल SSP, यानी कि इंसान कहाँ जाए, जमीन फट जाए, उसमें गर्क हो जाए या अपनी चीज खुद उसके पाँव पे पड़ जाए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा इस मुल्क का अंजाम। इस्लाम भाई आप ऐसा कीजिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए हमारे प्रोड्यूसर को, हम ट्राई करेंगे इसको फॉलो अप करने की, और अगर ताकि आपके पास अगर ऐसी कोई डिटेल्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड कीजिए। विल ट्राई टू। और इतने में इस्लाम भाई मैं सिर्फ अल्लाह में से दुआ कर सकता हूँ कि आपको इंसाफ मिल जाए और गारत करे ऐसे लोगों को अल्लाह कसम से। मुझे जस्टिस गुलजार अहमद क्यों याद आ रहे हैं? मुझे वो पिछली वाली जो वो इंक्रोचमेंट वाली जो कॉल थी भाई साहब की, उनमें भी मुझे जस्टिस गुलजार याद आ रहे थे। अब पता नहीं क्यों याद आ रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम सलाम जी अब्दुल्ला भाई। प्रेस फॉर टाइम, तो मैं बड़ा क्विकली 2-3 बातें करूंगा। नंबर 1 के यहाँ भी डिस्कशन हो रही है कि जो कुछ मीडिया सेंसरशिप है या डिसेंट पे जो कर्व्स हैं, तो व्हाई डू दे कम एज अ सरप्राइज? ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि जो हमारे इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स को पहले देते रहे हैं कि जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो गधे हैं या लाशें हैं, या जनरली जो हमारी रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया पे या जनरली डिस्कशंस में वो जितने एरोगेंट हैं और जनरली वो जो उनसे इत्तेफाक नहीं करता, वो उसको शऊर नहीं है, वो वगैरह वगैरह जी सही पटवारी है, वो इस तरह की बहुत सारी जो प्रोफाइलिंग है वो बड़ी कॉमन हो गई है जब से PTI ने 2010-2011 में जब इन्होंने थोड़ी अपनी पॉलिटिकली ये थोड़े स्ट्रांग हुए। तो ये सेंसरशिप चाहे काजी फायजीसा वाले मामले पे या जो सटायर पे, तो इट इज नो सरप्राइज। नंबर 2 सर, नंबर 2 एक और मैं ये जानना चाहूंगा कि इन कुछ है इंसिडेंट्स
इनको कितने इंपॉर्टेंस अटैच करनी चाहिए? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्लिप ऑफ टंग था ईरान में, नंबर 1। नंबर 2, जो सऊदी अरब में रिसेंट उनका जो इंसिडेंट था, जो उनकी कुछ कन्वर्सेशन थी ट्रांसलेटर के साथ। और नंबर 3 जो अभी ये बिल्कुल रिसेंट है एससीओ समिट बिश्केक में जी, जो क्लियरली एक डिप्लोमेटिक नॉर्म की, आई डोंट नो कि कितनी सीरियस, लेकिन बहरहाल एक वायलेशन तो वो है। तो हाउ मच इम्पोर्टेंस शुड बी अटैच्ड टू सच इंसिडेंट्स? नंबर 3 सर, हमारी ये तो कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक टर्मोइल में हम आज हैं वो दिस इज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर पॉलिसी मेकिंग। जो पिछले रिजीम्स हैं उनकी, वी हैव ऑलवेज बीन अ नेशन हु लिव्स बियॉन्ड आवर मीन्स, और बहुत कुछ जो जरूरी और अनपॉपुलर कुछ डिसीजंस थे वो नहीं लिए गए पिछले रिजीम्स में। तो इसमें एक और पॉइंट है टू पॉन्डर कि जो हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जब ये ऑपोजिशन में थे और ये हमेशा जिस हाई मॉरल ग्राउंड पे रहे हैं, तो क्या इनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन था कि उस वक्त क्या इन्होंने कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कुछ कंट्रीब्यूट किया कि गवर्नमेंट, ये पिछली गवर्नमेंट ये टफ डिसीजन ले सकते हैं? तब पेट्रोल 40 रुपए का होना चाहिए था, IMF के पास जाना बहुत गलत था, और महंगाई पे हमेशा बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता था। सब्सिडीज विड्रॉ करने का एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जिसे आपने फ्रॉम डे 1 अंडर प्रेशर रखा, फ्रॉम 2014 आपने जो आपके धरने थे, उसके बाद कंटिन्यूसली आप प्रेशर कुकर सिचुएशन में रखने जी अब्दुल्ला साहब, वही मसला है कि आपकी सारी बातें मेरे ख्याल जो बोता है वही काटा जाता है। इसका जवाब यही है। अच्छा, इसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल सर, वो जो एम्बेसडर साहब की बात है, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब का, वो उनको उन्होंने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तैनात किया है इमरान खान हुकूमत ने। और उनको पिछले जब नून हुकूमत ने US में एम्बेसडर लगाया था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि इनको हटाया जाए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है और नैब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। आप ये देखें। बहरहाल अब्दुल्ला भाई, क्या कहे यार, आपकी गुफ्तगू में सारी बातों में जो आपने बार बार जनरली का इस्तेमाल किया वो बड़ा ज़बरदस्त था बाहर, तो वो उसमें भी खासी चीज़ें। और आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।